Good morning, everyone. Yesterday, I have explained you about our chapter Accounting Standard 14, in which we are learning about amalgamation of companies, amalgamation, absorption, external reconstruction are some of the types, are the three types of amalgamation. Now, today we will see the journal entries in the books of vendor company. Journal entries in the books of vendor company, who is also called as the transferor company. Transferor company. So सबसे पहले what we will do, this vendor company is selling its business, so we have to transfer. First entry will be for transfer of all the assets to realization account. These entries are similar what we have done in our SY, but there it was firm, here it is companies. So for transfer of all the assets to realization account, तो असेट को कैंसल कर रहे हैं, हम क्या करते, असेट को कैंसल करते। असेट को कैंसल करना बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो असेट को ट्रांसफर करना, असेट को कैंसल करना, भी बिजनेस बंद हो रहा है या बिजनेस टेक ओवर हो रहा है, तो जूना बिजनेस को बंद करना पड़ता है। तो असेट्स को जब हम कैंसल करेंगे तो इट इज अ लॉस, सो रियलाइजेशन अकाउंट विल कम इन द डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और असेट का वैल्यू कैंसल होने पे कम होगा, तो असेट इज अ डेबिट बैलेंस, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं टू असेट्स अकाउंट, टू असेट्स अकाउंट। सो ये हो गया पहला एंट्री। अभी हम क्या करेंगे, वी विल गो टू द नेक्स्ट एंट्री। सो नेक्स्ट एंट्री में व्हाट वी विल डू, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, वेरियस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज फॉर ट्रांसफर of various external liabilities, अब लाइबिलिटीज को कैंसल करना, लाइबिलिटीज को कैंसल करेंगे हम, हमारे रीपेमेंट्स को कैंसल करेंगे, तो इट इज इक्वल टू अ प्रॉफिट, और लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, बट कैंसल होगा तो लाइबिलिटी विल बी इन द डेबिट। सो वेरियस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, या इसको बोल सकते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज, अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कैंसल हो रहा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्री भी हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री पास करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन
ड्यू। अब देखो, बिजनेस जब भी वेंडर कंपनी का बिजनेस जब भी सेल होगा, वेंडर कंपनी का बिजनेस जब सेल होगा, ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस जब भी सेल होगा, तो वो सिचुएशन में द परचेसर, द वेंडर कंपनी शुड गेट समथिंग इन रिटर्न विच विल बी पेड बाय द परचेसिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरर कंपनी को जो रिटर्न में मिलता है उसको हम बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। एंड अभी ये ड्यू का एंट्री है, ड्यू मतलब पेबल, अभी तक पे नहीं किया, तो कौन पे करेगा, हु विल पे द अमाउंट इन द फ्यूचर, तो दैट कंपनी इज द परचेसिंग कंपनी। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो परचेसिंग कंपनी है ये फ्यूचर में पैसा पे करेगा, पैसा या वॉट एवर इज द मोड ऑफ डिस्चार्ज, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, वॉट एवर इज द मोड ऑफ डिस्चार्ज टू गिव द परचेज कंसिडरेशन, वो वैसे मिलेगा। तो ये हमारा जब तक पैसा नहीं देता, दिस विल बी इन द डेबिट, मतलब फ्यूचर में परचेसिंग कंपनी से पैसा मिलने वाला है। परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू दिस परचेज टू क्या है, ये परचेज कंसिडरेशन जब मिलेगा तो इट विल बी अ इनकम। परचेज कंसिडरेशन जब मिलेगा तो इट विल बी अ इनकम। सो इनकम सब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है, इनकम सब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है। सो विल राइट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने रिकॉर्ड कर दिया पीसी, तो 3 एंट्रीज हो गया। वन वाज फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा था टू ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, फिर थर्ड वन है परचेज कंसिडरेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे for sale of assets not taken over by the new company। तो क्या, sale of assets, sale of assets not taken over, not taken over by new company या purchasing company। ये वो दो टाइप का असेट हो सकता है, रिकॉर्डेड असेट हो सकता है या अनरिकॉर्डेड असेट हो सकता है, जिसके बारे में कुछ रिकॉर्ड नहीं, बैलेंस शीट में मेंशन नहीं। अनरिकॉर्डेड असेट आर दोस असेट which is not given in the balance sheet, which is not shown in the balance sheet. So unrecorded assets are those assets which are not recorded, not shown in the balance sheet। तो कोई भी दोनों में से कोई भी टाइप का असेट होने दो, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, उसको सेल करेंगे तो व्हाट विल कम, टेल मी व्हाट विल कम जब हम सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो व्हाट विल कम, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। एंड असेट को सेल करना इज अ प्रॉफिट, तो हम इसका दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में बताएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सो ये हो गया हमारा सेल ऑफ असेट्स नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज नॉट टेकन ओवर। सो जो नया कंपनी लाइबिलिटी नहीं लेके जाएगा, पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर, नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी, परचेसिंग कंपनी। ये भी दो टाइप का हो सकता है, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी।
Now, recorded liabilities are those liability which are shown in the liability side of the balance sheet. Unrecorded liabilities are those liability whose mention which is not recorded in the balance sheet. So कोई भी लाइबिलिटी होने दो, उसको पे करेंगे तो इट विल बी अ लॉस, करेक्ट, इट विल बी अ लॉस, लॉस होने दो प्रॉफिट होने दो, हमें कौन से अकाउंट को इफेक्ट देना है, रियलाइजेशन अकाउंट को, कौन से अकाउंट को इफेक्ट देना है, कोई भी हम पे करो मीन्स हमें प्रॉफिट होगा तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हमें लॉस होगा तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. मतलब हमें ध्यान में रखना है प्रॉफिट है लॉस है, दोनों सिचुएशन में रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट में. सो बोथ द सिचुएशन इफेक्ट हैज टू बी गिवन टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. अब लाइबिलिटी पे करेंगे तो व्हाट विल गो, लाइबिलिटी पे करेंगे तो मनी विल गो आउट, कैश बैंक अकाउंट, करेक्ट. तो इसके बाद नेक्स्ट वन हो, नेक्स्ट एंट्री है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड एंड बोर्न बाय वेंडर कंपनी. तो यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय कौन सा कंपनी, वेंडर कंपनी. नाउ यू विल आस्क व्हाट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंस. सो डिसोल्यूशन एक्सपेंस मींस रियलाइजेशन एक्सपेंस. मतलब हम लोग जब ये असेट्स को सेल करते हैं, असेट्स लाइबिलिटीज को पे करते हैं, तो ये सब चक्कर, जब ये सब प्रोसेस में what happens that there may be some dissolution और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड. सो ये एक्सपेंस अगर वेंडर कंपनी पे करता है तो वेंडर कंपनी को लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, सिर्फ लॉस नहीं बोलेंगे, एक्सपेंस हुआ बोलेंगे. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. अगर एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं. और जब ये एक्सपेंस होगा तो व्हाट विल गो आउट, जब एक्सपेंस होगा तो व्हाट विल गो आउट, एक्सपेंस होगा तो कैश बैंक मनी विल गो आउट. सो this is the entry when realization expense is paid by vendor company. तो इसके बाद नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय वेंडर कंपनी, पेड बाय वेंडर कंपनी बट रीइम्बर्स्ड. रीइम्बर्स मतलब क्या, ये वापस मिल गया, रीइम्बर्स्ड बाय परचेसिंग कंपनी, रीइम्बर्स्ड बाय परचेसिंग कंपनी. परचेसिंग कंपनी मतलब परचेसिंग कंपनी वैसे पे तो वेंडर कंपनी ने किया, लेकिन बाद में ये पैसा वापस मिलने वाला है. तो जब भी ये इसको यहाँ पे दो रहेगा, दो हमें टाइप इसमें देखना है. ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय वेंडर कंपनी. जब वेंडर कंपनी इज द ट्रांसफरर कंपनी, जो अपना बिजनेस सेल कर रहा है, या वो जब पेमेंट करेगा तब क्या एंट्री रहेगा, ध्यान में रखो. हम डिसोल्यूशन को इफेक्ट नहीं देंगे, हम इफेक्ट देंगे परचेसिंग कंपनी अकाउंट
purchasing company's account debit, purchasing company's account debit टू पैसा बाहर जा रहा है बैंक अकाउंट या कैश बैंक अकाउंट। तो ये किस लिए है? ये एंट्री तभी करना है जब ही पहले वेंडर कंपनी पे करेगा, बाद में ये पैसा वापस मिलेगा। परचेसिंग, परचेसिंग लिखा है मैंने, परचेसिंग कंपनी मतलब व्हाट, दैट वेंडर कंपनी विल पे फर्स्ट बट देन इट विल बी रीइंबर्स, वापस देगा परचेसिंग कंपनी। तो पेमेंट में ये एंट्री, और जब रीइंबर्समेंट होगा, ऑन रीइंबर्समेंट ये पैसा वापस मिलेगा। तो रीइंबर्समेंट बाय परचेसिंग कंपनी, जितना पैसा पे किया वो पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये एंट्री रहेगा कैश बैंक अकाउंट, पैसा वापस मिल रहा है, जो खर्चा किया था वो पैसा मिल रहा है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हु इज गिविंग द मनी, कौन पैसा वापस कर रहा है? परचेसिंग कंपनी अकाउंट, परचेसिंग कंपनी अकाउंट। ये हो गया। तो अगर कोई सपोज हमने जितना एक्चुअल पैसा पे किया और जितना हमें रीइंबर्स हुआ उसमें कोई डिफरेंस है, जैसे मैंने 100 रुपया पे किया, वेंडर कंपनी पेड 100 रुपीज, बट परचेसिंग कंपनी ओनली रीइंबर्स 80 रुपीज। समझ में आ रहा है? वेंडर कंपनी ने पे किया 100 रुपीज, बट रीइंबर्स हुआ सिर्फ 80 रुपीज, सो 20 रुपीज कम हुआ। तो कोई भी डिफरेंस जो होगा ना, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड एंड द reimbursement is adjusted। कैसे डेबिट हो सकता है? डेबिटेड और क्रेडिटेड, मतलब ऐसे हो सकता है हमने पे कम किया, हमें रीइंबर्स ज्यादा हुआ इन द रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब यहाँ पे मैंने 80 रुपीज पे किया बट मुझे 100 रुपीज वापस मिला, तो 20 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन को क्रेडिट, और अगर लॉस हुआ तो रियलाइजेशन को डेबिट। मतलब मैंने 100 रुपीज पे किया बट परचेसिंग कंपनी ने मुझे 80 रुपीज ही वापस किया, तो मुझे 20 रुपीज का लॉस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। उस हिसाब से प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, लॉस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। सो हमें डिफरेंस जो भी होगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड एंड रीइंबर्समेंट रिसीव्ड, रीइंबर्समेंट मेड, उसको हम एडजस्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बट इफ देयर इज नो डिफरेंस, जितना पे किया था उतना ही वापस मिला, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। और एक और चीज है यहाँ पे जो हमें नोट करना है, अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंस परचेसिंग कंपनी ने पे किया, इफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस are borne by the परचेसिंग कंपनी, मतलब ये हमने नहीं पे किया, डायरेक्टली परचेसिंग कंपनी ने ही पे किया। इफ द रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न और पेड बाय द परचेसिंग कंपनी, नो, यहाँ पे ये बुक में कोई एंट्री नहीं आएगा, नो एंट्री इज पास्ड in the books of the vendor company, in the books of the
वेंडर कंपनी, तब ये परचेसिंग कंपनी के बुक में आएगा। सब किसके बुक में आएगा? अगर परचेसिंग कंपनी रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करता है, दैट इज रिजोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस एक ही बात है। अगर परचेसिंग कंपनी पे करता है तो परचेसिंग कंपनी के बुक में आएगा। तो किधर आएगा? परचेसिंग कंपनी के बुक में इट विल कम। तो दिस इज डन। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स अकाउंट रहेगा। और शेयर होल्डर्स दो टाइप का है, कल मैंने बताया था ना, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी, बिकॉज इट इज अ कंपनी, कंपनी मतलब ओनर्स आर शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी सेटलमेंट है, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सबसे पहले हम प्रेफरेंस, अब शेयर होल्डर्स मतलब दो टाइप के शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। देयर आर टू टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो हम क्या करते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कंपनी बंद हो रही है तो शेयर होल्डर्स को उनका क्लेम मिलना चाहिए। जब कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर्स को उनका क्लेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका क्लेम देंगे, मतलब उनको उनका कैपिटल का पैसा मिलना चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये पीसी में पता चलेगा, परचेज कंसिडरेशन में, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, उनका शेयर के लिए, उनके कैपिटल के लिए। तो एक मिनट, सॉरी मैंने इधर रॉन्ग लिखा। देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका कैपिटल का पैसा वापस मिलेगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। बट जब ये लाइबिलिटी को हम पे करेंगे तो कैंसिल करेंगे ये लाइबिलिटी को, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मींस क्रेडिट बैलेंस। बट जब इसको इनका ड्यू सेटल करेंगे, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसको मिलना चाहिए, ये पैसा मिलना चाहिए टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये पैसा मिलना चाहिए टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। और इनको क्या मिल रहा है ये आपको पीसी में पता चलेगा। पीसी में हम जब पीसी बनाएंगे तो पीसी ओनर्स को मिलेगा, तो पीसी में दो लोगों को शेयर मिलता है, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को और दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इन दोनों को दिया रहेगा क्या पीसी में मिला है, दैट विल बी गिवन। पीसी कैसे सेटिस्फाइड हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, दैट विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। when we will start with the practical sum, it will be more clear to all of you कि जब बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो दोनों को देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पीसी मिलता है एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी। तो अमाउंट ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो हम क्या करते हैं, जो भी इनको, सपोज इनका कैपिटल 100 रुपए का है बट इनको सिर्फ 80 रुपीज मिल रहा है, तो 20 रुपीज का जो लॉस हुआ दैट विल गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट। या फिर इनका 100 रुपीज का कैपिटल है बट इनको 120 रुपीज वापस मिल रहा है, तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? इनका कैपिटल 100 रुपीज का है बट इनको परचेसिंग कंपनी से 80 रुपीज ही मिला, तो 20 रुपीज का लॉस हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। सेम वे इनका कैपिटल 100 रुपीज का है बट कंपनी को, परचेसिंग कंपनी से 120 मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिला, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। यहाँ पे जो भी नोट, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा
प्रॉफिट और लॉस ऑन रिडेम्पशन, जो भी प्रॉफिट है, मतलब इनको जो भी मिल रहा है, 100 के बदले में 120 मिल रहा है, 120 के बदले में 80 मिल रहा है, जो भी कुछ होगा, इफ एनी, is adjusted in realization account, is adjusted in realization account, is adjusted in realization account. अब इसके बाद what we will do, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन करते हैं. नेक्स्ट वन, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन. सो प्रॉफिट होगा मतलब क्या, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन हैवी है फॉर प्रॉफिट. पहले फॉर प्रॉफिट देखते हैं. तो प्रॉफिट के टाइम पे क्या होगा, अकाउंट बना के बताओ आप लोगों को, रियलाइजेशन अकाउंट बना के बताती हूँ. सो यहाँ पे कैसे है, ये रियलाइजेशन का डेबिट साइड, ये रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड. तो ये कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट. सो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मतलब कौन सा साइड हैवी रहेगा, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट और इनकम से गेन, क्रेडिट साइड हैवी रहेगा. तो जो डिफरेंस है वो डेबिट में आएगा. डिफरेंस किधर आएगा, इधर आएगा. तो ये डिफरेंस किसको मिलेगा, ये अगर प्रॉफिट होगा तो ये डिफरेंस इधर आएगा, और ये डिफरेंस प्रॉफिट जो है किसको मिलेगा, प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, कौन ओनर है, इक्विटी शेयर होल्डर्स. प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो, ओनर्स को मिलना चाहिए. तो रियल ओनर्स कौन है कंपनी में, इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो, किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज क्रेडिट इज हैवी, क्रेडिट साइड हैवी रहेगा, और डिफरेंस किधर आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में. किधर डिफरेंस आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में. और ये डिफरेंस किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स. मतलब प्रॉफिट होगा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को. प्रॉफिट होगा तो मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को. सेम वे लॉस के लिए देखते हैं, फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन. तो लॉस होगा मतलब कौन सा साइड हैवी है, लॉस मतलब डेबिट साइड हैवी है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट साइड हैवी है. तो बैलेंस जो है लॉस का वो क्रेडिट साइड में रहेगा, और लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में रहेगा बैलेंस. और ये भी किसको मिलेगा, ये भी मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को. किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो लॉस होगा तो भी किसको मिलेगा, लॉस होगा तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. इक्विटी शेयर होल्डर ऑपोजिट एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट साइड में रहेगा ना रियलाइजेशन की. तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट. दिस इज फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, दिस इज फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन. इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी इक्विटी शेयर है वो ट्रांसफर करते इक्विटी शेयर कैपिटल में. सो ट्रांसफर ऑफ, वो स्टार्टिंग में करेंगे तो भी चलेगा, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल.
तो इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर इज अ लाइबिलिटी, ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में आ जाएगा। समझ में आया? इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, बट अब ये कंपनी बंद हो रहा है तो ये कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, कैंसल करेंगे, तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट। और हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल है ये किसको ट्रांसफर करेंगे, ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है इनको क्या मिलेगा, जो कंपनी का एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो भी इन्हीं को मिलेगा। तो ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस में फिक्टिशियस असेट भी आ जाता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब फिक्टिशियस असेट। तो ये हम किसको, ये फिक्टिशियस असेट है ना, असेट साइड में होता है तो इसको डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको कैंसल करेंगे तो ये क्रेडिट में आ जाएगा और ये किधर आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट साइड में आएगा। टू क्या रहेगा इधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, लॉस है, लॉस है मतलब डेबिट बैलेंस है, लॉस है मतलब ये डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट है। और क्या आ सकता है, और आ सकता है हमारा फिक्टिशियस असेट, और आ सकता है हमारा फिक्टिशियस, एक्चुअली पीएनएल अकाउंट इज ऑल्सो अ फिक्टिशियस असेट। तो इसके अलावा हम अगर मैं बोलूं तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिसमें हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर रिटर्न कमीशन या शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, सब यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं एक एक करके लिखूं तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ सकता है, यहाँ पे क्या और आ सकता है, यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंसेस आ सकता है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स। और क्या आ सकता है, टू अंडर रिटन कमीशन, अंडर रिटन कमीशन। तो ये सब चीजें जो इधर आ सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। तो और ये सबका टोटल इक्विटी शेयर के डेबिट्स, बिकॉज इट्स अ एंट्री, तो इसमें तो सब चीज भी दिखाएंगे हम। तो इसके बाद अगर लॉसेस इनको मिलता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी इनको मिलना चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये भी किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो इक्विटी रिजर्व है क्रेडिट बैलेंस, अब कैंसल करेंगे तो डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है जिसको हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। और इसके अलावा और क्या, जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व रहेगा तो हम इधर डाल देंगे जनरल रिजर्व। टू किसको मिलेगा, ये प्रॉफिट, अगर लॉस तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोगे तो प्रॉफिट भी तो उन्हीं को देना पड़ेगा।
तो ये भी हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो भी हमारा पीसी है, पीसी जब सेटल करेंगे तो वो भी रहेगा यहाँ पे रिसीट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, रिसीट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो किस क्या मिल सकता है, परचेज कंसिडरेशन में वेंडर कंपनी को पैसा मिल सकता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर क्या मिल सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी या इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट। और क्या मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, इक्विटी शेयर्स मिल सकता है, इक्विटी शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट, जो कंपनी खरीद रही है उसके कंपनी का शेयर्स, या एनी अदर मोड ऑफ डिस्चार्ज। तो ये कुछ भी क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा, मैक्सिमम तो यही तीन होते हैं, या तो देते हैं कैश, या तो देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, या तो देते हैं इक्विटी शेयर्स, या एनी अदर मोड ऑफ डिस्चार्ज। टू ये कौन दे रहा है, हु इज गिविंग दिस, टू परचेसिंग कंपनी, टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट। पहले ड्यू था, देखो ड्यू था तो परचेसिंग कंपनी डेबिट में था, ड्यू था पीसी तो परचेसिंग कंपनी डेबिट में था। एक मिनट, कहा गया वो परचेस कंसिडरेशन ड्यू, देखो परचेस कंसिडरेशन ड्यू था तो डेबिट में, अब जब इसका डिस्चार्ज हुआ पैसा, जो भी है पैसा शेयर जो भी मिला, तो परचेसिंग कंपनी गिवर है तो क्रेडिट में है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम परचेस कंसिडरेशन को सेटल करेंगे, आई मीन ये हो गया। अभी हम सबसे पहले किसको बंद करते हैं, सेटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सेटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी मिला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो मिलेगा तो it will be shareholders, preference shareholders अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, इनको जो भी मिलता है, क्योंकि ड्यू के टाइम पे ये क्रेडिट में था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देखो ड्यू अमाउंट ड्यू में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट में था, अभी इनको पैसा मिलेगा तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट, और इनको जो भी मिल रहा है इनको क्या मिलेगा, टू कैश बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैश बैंक मिल सकता है, या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स मिल सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट, परचेसिंग कंपनी अकाउंट, ये हो सकता है, जो भी उनको मिल रहा है। इक्विटी शेयर्स मिल रहा है तो इक्विटी शेयर, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स ही देते हैं। अब लास्ट वन, सेटल इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, तो इसमें कोई भी डिफरेंस रहेगा ना तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया। इक्विटी शेयर्स को, सॉरी इक्विटी नहीं, जब प्रेफरेंस शेयर को बंद करते हैं तो जो भी डिफरेंस आता है, लाइक 100 रुपीज के बदले में 80 रुपीज ही मिला तो 20 रुपीज रियलाइजेशन अकाउंट में, और 100 के बदले में 120 मिला तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, उनको क्या मिल सकता है, उनको भी मिल सकता है कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट। और क्या मिल सकता है उनको, उनको इक्विटी शेयर्स मिल सकता है, इक्विटी शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, इक्विटी शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी,
या प्रेफरेंस शेयर भी मिल सकता है या कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर को नॉर्मली शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ही देंगे। तो ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर को जो मिला। तो इसके साथ आई विल एंड। लास्ट में जो है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स टैली हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, विद दिस आई विल end today's lecture with the journal entries of the vendor company। अभी journal entries of purchasing company बाकी है, उसमें ज्यादा entries नहीं है, it is little bit of entries, तो वो हम next lecture में करेंगे। With this I will end today's lecture. Thank you very much everyone.